1 सेकेंड, थोड़ा सा 1 मिनट आपके, बस अभी ठीक है। हमारा टॉपिक है आज का डिफॉरेस्टेशन। जैसा कि हमने कल बात कर ली थी, हमारे जो मेजर टॉपिक्स में से अगर हम देखें तो नेक्स्ट हम पिक करने वाले थे, वैसे तो वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं उनकी बात करने की बात की थी मैंने। तो बेसिकली यूट्यूब पे जो हमारी प्लेलिस्ट है ना, उसमें आप देखोगे तो उस प्लेलिस्ट में शायद 19th नंबर का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 19। उसमें हमने मेजर इंडस्ट्रीज के बारे में पूरी डिस्कशन कर रखी है, ठीक है। तो वहीं से कवर हो जाएगा, तो आपको यहां पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी हम बात करते हैं, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में हम ये जानेंगे कि डिफॉरेस्टेशन की क्या तो वजह होती है, कॉजेस समझेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस समझेंगे, डेफिनेशन समझेंगे, रेमेडियल मेजर्स कि क्या अभी अलग अलग गवर्नमेंट्स के द्वारा एफर्ट्स किए जा रहे हैं डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले तो आ जाता है, देखो डिफॉरेस्टेशन में डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन यहां से देख लो। जो नेचुरल वेजिटेशन अवेलेबल होती है उसको अगर हम डैमेज कर रहे हैं किसी भी वजह से या उसको रिमूव कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, डिफॉरेस्टेशन। ओके, मतलब फॉरेस्ट को हटा देना। ओके, और साथ में वो जो फॉरेस्ट एरिया जो नेचुरली अवेलेबल था उस जिसको हमने हटा दिया, तो अब क्या है, वहां पर जो फ्लोरा है, दैट मीन्स टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है, वो भी खत्म हो जाएगा वहां का। और फौना, दैट मीन्स वहां पर जो रहने वाली वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन मोटी मोटी ये होती है कि जो भी फॉरेस्ट एरिया है वहां पर जो वेजिटेशन है उसको रिमूव कर देना, जिससे कि वो वहां पर रहने वाले जो फ्लोरा है या फौनाज है उनको सर्वाइवल ना दे सके, उनके लिए फिट हैबिटाट नहीं प्रोवाइड कर सके। ठीक है, अब ये एक अपने आप में कारण भी है कि हैबिटाट लॉस की वजह से बहुत सारी वाइल्ड लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट हो गई है, कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कुछ अंडर थ्रेट है, थ्रेटेंड है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं फॉरेस्टेशन या फिर डिफॉरेस्टेशन वाले सेगमेंट से ही एसोसिएटेड है। तो ऐसे में इसीलिए इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, एक टॉपिक है। वैसे आप लोगों को एक मैं पीडीएफ दूंगा, उसमें डिफॉरेस्टेशन के बारे में थोड़ी बेसिक्स दी हुई है एनसीईआरटी की, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा बात कर लेंगे। ठीक है, वो आप खुद से एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा जब ये हमारा पूरा ये लेक्चर कंप्लीट होगा, तो फिर उसको एक बार देखना जरूर है। तो ऐसे में जो भी आप यहां पर डिफॉरेस्टेशन से कंटेंट होगा, एक तो ये आपको पीपीटी मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में, और एक आपको इसके साथ में जो दूसरा कंटेंट है वो मैं एनसीईआरटी की वो जो पेज है वो आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मेन जो कंटेंट है डेफिनेशन के हिसाब से हमने देखा, अब आगे चलते हैं। आगे आ जाता है कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मतलब डिफॉरेस्टेशन के क्या कारण हो सकते हैं। अगर उनकी हम बात करें तो उनमें देखो, एक तो ये कि फॉरेस्ट एरिया से वुड कलेक्शन जो होता है वो मेनली किसके लिए, फ्यूल के लिए। एक ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है, कि हमारे अभी तक भी अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहां पर ट्रेडिशनल मैनर में फूड कुकिंग होती है, ठीक है ना। तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है फ्यूल की, वो वुड से कन्वर्ट मतलब एक तरीके से फुलफिल की जाती है। तो ऐसे में इसकी वजह से पेड़ पौधों की कटाई होगी, तो इसीलिए डिफॉरेस्टेशन। इसके अलावा लंबरिंग, मतलब बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनको आप अगर काट देते हो तो बड़े बड़े लट्ठे बन जाते हैं ना, उनको फिर आप क्या करते हो, यूज करते हो फर्नीचर पर्पजेस के लिए, पैकेजिंग पर्पजेस के लिए। तो वो भी अपने आप में एक कारण है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, या फिर आप कह सकते हो कि कहीं पर क्रॉपिंग कर रहे हो, क्रॉपिंग मतलब एग्रीकल्चर ही हो गया, या पास्चर्स, कोई कहीं पे जंगल देखा आपने बहुत बड़ा, हमने ऑलरेडी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। तो उसमें आपने नोटिस किया कि एक तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया के फॉरेस्ट एरिया को काट दिया जाता है और फिर उसके बाद में वहां पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की जाती है। या फिर कहीं पर आपने ग्रेजिंग ग्राउंड्स अगर तैयार कर रखे हैं, तो वहां पर भी क्या होता है कि धीरे धीरे जो एनिमल्स हैं वो ग्रेज करते करते वहां की वेजिटेशन को पूरा खत्म कर देते हैं। तो ये भी एक वजह होती है डिफॉरेस्टेशन की। तो ऐसे में मोटे मोटे जो मेन कॉजेज है ना, उनको हम डिटेल में अभी देखते हैं कि भाई डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो है दैट इज एग्रीकल्चर। देखो सबसे ज्यादा या मेन जो इंपॉर्टेंट कॉज है
डिफॉरेस्टेशन का, दैट इज एग्रीकल्चर। क्योंकि आज जिस तरीके से वर्ल्ड की पॉपुलेशन राइज हो रही है, देखो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस देखी जाए तो आज के लगभग 12,000 साल पहले स्टार्ट हुई थी, और 12,000 साल पहले वर्ल्ड की पॉपुलेशन कंसिडर की, मतलब 12,000 क्या, लगभग आप देखो जीसस क्राइस्ट का जन्म जब हुआ था ना, उस टाइम पर 0.2 बिलियन पॉपुलेशन कंसिडर की जाती है कि भाई इतनी सी पॉपुलेशन हुआ करती थी, मतलब इससे भी कम, राइट। फिर उसके बाद में आप देखो 1600 तक जब हम पहुंचते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आता है, ठीक है, तब पॉपुलेशन बढ़कर के 0.5 बिलियन तक आती है, और आज आप देखो अराउंड 8 बिलियन पॉपुलेशन हो चुकी है। तो आप देख सकते हो कि पिछले 2022 सालों में पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है। जीसस क्राइस्ट का जन्म मतलब जीरो से हम जिसको कैलकुलेट करते हैं, और आज हम 2022 में जी रहे हैं, तो ऐसे में आप पॉपुलेशन देखो कितना बढ़ चुकी है, 0.2 बिलियन से 8 बिलियन तक पहुंच चुकी है। तो पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी उतनी ही फूड की डिमांड आएगी, और जितनी ज्यादा फूड की डिमांड आएगी उतने ही आप फॉरेस्ट एरिया को क्लीन करोगे, और फॉरेस्ट एरिया को क्लीन करोगे उसी को क्या बोल देते हैं हम, डिफॉरेस्टेशन। तो एग्रीकल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज रहा है जब कभी भी एग्रीकल्चर को मतलब डिफॉरेस्टेशन की अगर हम बात करें, ठीक है। अब आप देखो जैसे जैसे हम कल्टीवेशन के अंडर में फॉरेस्ट लैंड को लेके आते हैं, उतना ही ज्यादा फॉरेस्ट एरिया को हम क्लीन करते चले जाते हैं, ग्रास लैंड एरिया डेवलप करते हैं। जैसे हमने कल हमारा जो प्रीवियस डिस्कशन था टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें हमने बात की थी जैसे एक तो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की, तो उसमें वो स्टेपीज जो थे वहां पर जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होती है, तो उसमें आपने वहां के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किया कि नहीं। इसके अलावा जो आप पाम ऑयल की बात करते हो, पाम ऑयल के बारे में हम बहुत डिस्कशन कर रहे हैं अभी इन दिनों में करंट अफेयर्स में, क्योंकि एडिबल ऑयल्स के भाव भी बहुत ज्यादा बढ़े हैं। क्रूड ऑयल ही नहीं, एडिबल ऑयल जो कंज्यूम किया जाता है वो भी बहुत महंगा हुआ है। तो वो इंडोनेशिया, मलेशिया में प्रोड्यूस होता है बहुत ज्यादा, और वहां पर जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना, उनको क्लीन किया गया है। अब आपको पता है कि यहाँ पे मलेशिया और इंडोनेशिया में कैसी क्लाइमेट मिलेगी आपको, इक्वेटोरियल। तो वहां पर इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है वहां पर रेनफॉल बड़ा अच्छा रहता है, और रेनफॉल जहां पे अच्छा है तो वहां पर वेजिटेशन भी अच्छी डेवलप रहती है। पर वहां पर क्या कर रहे हैं, पैसा कमाने के चक्कर में वहां की जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको तो किया जा रहा है, काटा जा रहा है। तो ऐसे में डिफॉरेस्टेशन प्रमोट हो गई, और उस एरिया में अब पाम की कल्टीवेशन की जाती है, और वो पाम फिर एक्सपोर्ट करते हैं वहां के फार्मर्स और पैसे कमाते हैं। तो इस चक्कर में क्या हो गया कि एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन का एक कारण है। अब डिफॉरेस्टेशन अगर होगा तो उसकी वजह से आसपास की जो इकोलॉजी है वो भी बिगड़ेगी, वहां पर जो फ्लोरा है, फौना है, वो भी डिक्लाइन करेगा, नेचुरल वेजिटेशन भी खत्म होगी। तो वहां पर नेचुरली मिलने वाले जो एनिमल्स हैं उनके लिए जब घर ही खत्म हो गया, उनका हैबिटाट ही खत्म हो गया, तो वो भी अंडर स्ट्रेस आकर के रिप्रोडक्शन रिड्यूस कर देंगे, या फिर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के चलते उनका भी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये कारण। इसके अलावा फॉरेस्ट एरिया में आपने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, पेड़ पौधे काट दिए, तो अब वो सॉइल जो है कब तक यूज की जाएगी, जिसमें हम स्लैश एंड बर्न की अगर बात करें तो वो सॉइल कब तक यूज की जाती है, जब तक उसमें फर्टिलिटी है। अब फर्टिलिटी है तब तक आप उसको ग्रो कर लोगे, फिर 2 से 3 साल बाद में या 2 से 4 साल बाद में उसको आप खाली छोड़ के चले जाओगे दूसरे पैच में। इसका मतलब पीछे जो आपने पैच पे जो खेती की थी उसको आपने छोड़ दिया नेचर के भरोसे कि हाँ जी टाइम के साथ में अपने आप इंप्रूव कर जाएगा। पर एक्चुअल में होता क्या है, वो जो जमीन आपने खेती करके खाली छोड़ दी ना, वहां पर अब अगर फ्लड्स आती है या फिर हवा अच्छी खासी फ्लो होती है तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, और सॉइल इरोजन भी एक अपने आप में सॉइल डिग्रेडेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और डिग्रेडेड सॉइल है वो फिर फ्यूचर में काम आने लायक रहती नहीं है। तो इस केस में सॉइल इरोजन भी एक अपने आप में एग्रीकल्चर का आउटकम बन जाता है, और वहां पर इकोलॉजिकल सिस्टम बहुत ही बुरे तरीके से बिगड़ जाता है। तो एग्रीकल्चर एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन बहुत हुआ है। दूसरा जो है वो एग्रीकल्चर का ही एक मेन कोर, जो कि हम प्रिमिटिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको हम झूमिंग भी बोलते हैं, अलग अलग नाम भी हमने देखे थे। जैसे मिल्पा हमने बोला था सेंट्रल एशियन एंड मैक्सिकन रीजन में, लेडांग बोला था मलेशिया इंडोनेशिया वाले रीजन में, अलग अलग नेम से हमने देखा था। तो ये 12,000 साल पुराना ये जो हमारा मेथड है एग्रीकल्चर का, जिसके चलते एक तो पेड़ पौधों को काटा जाता है, दूसरा कटे हुए पेड़ पौधों को या तो जला दिया जाता है वहीं की वहीं पे, या फिर
आप उनसे जो लकड़ी मिलती है उसको आप यूज करते हो अपनी फ्यूल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के चक्कर में। तो वही बात गई कि डिफॉरेस्टेशन तो इसमें भी प्रमोट हो रहा है कि नहीं। आज भी हमारे यहां पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, अंडमान निकोबार, दैट मींस जहां पर जो ट्राइबल लोग रहते हैं वहां पर अभी भी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को हम फॉलो करते हैं। इसके आगे देखें हम, जो मेन कारण है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसमें है फायरवुड की जो डिमांड है। सीधी सी बात है कि जंगलों के आसपास में रहने वाले लोग वो तो देखो सीधे सीधे डिपेंड करते हैं कि उनकी जो फ्यूल रिक्वायरमेंट है वो जंगल से इकट्ठी की हुई लकड़ियों से पूरी होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम देखें, 1 सेकेंड मैं इसको हटा दूं, यस, हाँ, तो उसी तरीके से कोई डेवलपिंग कंट्री, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में ये प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम आपको ये डेवलप्ड कंट्रीज है ना, जो कई बार ब्लेम करते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज बहुत ज्यादा फॉरेस्ट रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, बोलो उनमें भी फ्यूल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो टिम्बर कलेक्शन है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। तो आज अगर देखा जाए ना वर्ल्ड ओवर, तो लगभग ग्लोबली जितनी फ्यूल रिक्वायरमेंट है ना उसका लगभग 44% रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है फायरवुड से। अब आप देख लो कि अभी तक भी कितना ज्यादा एक तरीके की बैकवर्ड या फिर प्रिमिटिव लाइफस्टाइल में लोग अभी जी रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उनमें भी आप देख सकते हो कि जितनी लकड़ी का उनमें यूज किया जाता है, जितनी वुड की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी लकड़ियां वहां पे यूज की जाती है, उनमें से 16% तो फ्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज की जाती है। इसका मतलब डेवलप्ड सोसाइटीज में भी अभी बहुत हद तक डिफॉरेस्टेशन के पीछे फ्यूल वुड की जो रिक्वायरमेंट है वो एक इंपॉर्टेंट कॉज है। इंडिया की अगर हम बात करें, हमारे यहां पर फायरवुड एनुअली लगभग कितना कंज्यूम होता है हर साल, 135 से 170 मिलियन टन के लगभग, अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें, वजन वाइज देखें। और दूसरी तरफ अगर देखें तो हमारे यहां पर फॉरेस्ट एरिया भी लगातार जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। 10 to 15 हेक्टेयर जो है फॉरेस्ट कवर अभी तक आप देख सकते हो कि अर्बन और रूरल एरियाज की जरूरतों के चलते, क्या फ्यूल की रिक्वायरमेंट को पूरा करते चलते 10 to 15 हेक्टेयर एन्युअली हम भी कहीं ना कहीं डिफॉरेस्ट कर देते हैं। इतने बड़े एरिया में हमारे भी डिफॉरेस्टेशन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि फायरवुड की रिक्वायरमेंट के चलते भी जो फॉरेस्ट का लॉस है वो लगातार हो रहा है। इंडिया जैसे कंट्रीज में तो है ही, बाकी डेवलप्ड कंट्रीज भी इससे अछूते नहीं है। फिर आ जाओ इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो एक तो है इंडस्ट्री और एक हो गया कॉमर्शियल यूसेज। भाई सीधी सी बात है, जमीन लैंड रिसोर्स जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इसके बिना नेचुरल लाइफ भी कंटिन्यू करना मुश्किल है। तो साथ में आप अगर अपने हिसाब से आज का जो इंडस्ट्रियल लाइफ हम जी रहे हैं, एडवांस्ड लाइफ जिसको हम बोलते हैं, तो वहां पर भी नेचुरल रिसोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो जो लकड़ी है वुड, ये अपने आप में एक बहुत ही वर्सेटाइल फॉरेस्ट प्रोडक्ट है। इसका हमने फ्यूल के बारे में बात भी कर ली। इसका यूज हम अलग अलग इंडस्ट्रियल पर्पजेस के लिए भी करते हैं। जैसे आप देखते हो क्रेट्स बनाए जाते हैं जहां पर पैकेजिंग के लिए यूज होती है, या फिर फर्नीचर भी बनता है तो लकड़ी से ही। माचिस या मैच बॉक्स बनता है, वो भी आप देख सकते हो। वुडन बॉक्स, पेपर पर्ल, प्लाईवुड, पता नहीं कितने आप लिस्ट लगा सकते हो। इतना इंडस्ट्रियल पर्पजेस के लिए यूज होता है वुड का। तो इस केस में आप देख सकते हो कि वुड के चक्कर में हम फॉरेस्ट का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, रिजल्ट होता है फॉरेस्ट डिग्रेडेशन या फिर डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि हम इंडस्ट्रियल पर्पजेस के लिए जो हिमालयन रीजन है वहां पर एप्पल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। अब एप्पल प्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, ये एक तरीके का एक सेम स्पीसी के प्लांट्स, पेड़ है, वो एक साथ आप मतलब तैयार करते हो। तो उसके लिए क्या होता है कि हिमालयन रीजन में जो नेचुरल वेजिटेशन है पहले उसको आप क्लीन करोगे और फिर उसके बाद में वहां पर खेती करोगे। एग्जैक्टली प्लांटेशन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की हमने बात की, जिसमें कौन कौन सी थी, टी की बात की, कॉफी की हमने बात की, रबर की हमने बात की, ये सारी चीजें क्या थी, या शुगर केन की बात की। तो यहां पर क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन को पहले क्लीन किया जाता है और फिर उन पैचेस पे खेती की जाती है। तो वो जो चीज है वो कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन को प्रोमोट कर रही है, ठीक है। रही सही में एप्पल इंडस्ट्री को प्रोमोट किया जा रहा है, पहले क्लीनिंग हो गई, फिर उसके बाद में जो एप्पल का पैकेजिंग होती है, जो बक्से बनते हैं, उनके लिए भी आप लकड़ी यूज करते हो। तो ऐसे में तो इंडस्ट्री
में भी बहुत सारे यूसेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा डिफॉरेस्टेशन प्रोमोट हो रहा है। इसके आगे अगर हम देखें, 1 सेकेंड, यस, फिर आ जाता है अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। भाई शहरों को बसाने के चक्कर में आसपास के जंगलों को काट करके और फिर बाद में शहर बनाए जा रहे हैं आजकल, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन प्रोमोट हो रहा है। जैसे मान लो कि आज कोई नेशनल हाईवे की हम बात करें, जिसके प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं हम, जैसे साउथ इंडिया में बांदीपुर नागरहोल नेशनल पार्क्स है कर्नाटका में, उनके थ्रू एक नेशनल हाईवे पास करनी है और उस पर पेचीदगियां चल रही हैं। एक तो नेचुरल एक्टिविस्ट जो हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, उनका तो ये कहना है कि भाई अगर आप इस तरीके से फॉरेस्ट एरिया से जहां पर वाइल्ड लाइफ सर्वाइव कर रही है उसके थ्रू अगर रोड लेके जाओगे तो कितना इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो जाएगा। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट है वो इस बात को लेकर अड़ी हुई है कि अगर उधर से हम रोड लेके जाएंगे तो बोला बहुत सारा फ्यूल बच जाएगा लॉन्ग टर्म में। तो इस तरीके के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, चाहे रेलवे हो चाहे फिर रोड हो, इनका भी रिजल्ट क्या होता है कि भैया आपको पेड़ पौधों को तो काटना पड़ेगा। और कोई अगर बड़े फॉरेस्ट पैच में से अगर निकल रहा है ये, तो इसका नुकसान क्या है, वहां पर इकोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। सबसे पहले तो फॉरेस्ट एरिया वहां पर रिड्यूस हो जाएगा। इसका छोटा सा एग्जांपल यहां पर हम राजस्थान का पिक कर सकते हैं, जैसे सरिस्का अलवर में है। जब आप दिल्ली जाते हो तो इस केस में क्या है कि अलवर हाईवे जो है, सॉरी, वो सरिस्का के बिल्कुल बीचों बीच से निकलता है। तो सरिस्का को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उस हाईवे ने। अब क्या किया जा रहा है कि ये छोटे वाला जो पोर्शन है ना, इसको तो बोल दिया सरिस्का ए, और बड़े वाला है उसको सरिस्का बोल दिया। तो ऐसे में अब 2 पैचेस में डिवाइड कर दिया। अब आप देखो कि यहां पर इसमें आप प्रोजेक्ट टाइगर भी रन करते हो, टाइगर के प्रिजर्वेशन के लिए भी हम यहाँ पे, या कंजर्वेशन के लिए भी हम प्रोजेक्ट चला रखा है हमने 1973 से इंडिया में जो चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे में ये टाइगर्स के लिए जो रोमिंग एरिया था उसको आपने कट ऑफ किया कि नहीं यहां से, तो ये भी एक अपने आप में नुकसान हो जाता है। ऐसे में रोड, रेलवे लाइन, बड़े डैम, नर्मदा बचाओ आंदोलन, कितना गजब का प्रोटेस्ट है इसमें। सिंपल सी बात है कि भाई नर्मदा रिवर अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है और जाकर के गिर जाती है गल्फ ऑफ कैम्बे, खंबात की खाड़ी में, ओरिजिनेट हो गई अमरकंटक से। तो ऐसे में गुजरात में इस पर एक बड़ा डैम जिसका नाम है सरदार सरोवर डैम, उसको बनाया जब जा रहा था तब भी प्रोटेस्ट हुए थे। इस पर्टिकुलर डैम की हाइट बढ़ाने की बात की गई कि ज्यादा पानी रोक करके और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे हम, तो इसको लेकर भी। और अभी रिसेंटली एक आउटब्रेक और हुआ है जिसमें जो ट्राइबल लोग हैं, कहां के, सदर्न गुजरात के, जिसमें पर तापी एंड नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की बात चल रही थी। नर्मदा, ठीक है, कल परसों हमने डिस्कस भी किया था जब हमारा इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन पेज का डिस्कशन था, शाम वाला जो वीडियो, जो सेकंड वीडियो जो आता है उसमें। तो पर तापी नर्मदा में भी क्या हो रहा है कि वहां पर इन तीनों को लिंक किया जा रहा है। अब लिंक किया जाएगा तो कितना ज्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये एंथ्रोपोजेनिक इनिशिएटिव्स हैं, इंसान की अपनी इच्छा से ये इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में नेचर को सीधा लॉस होता है और इसका कॉन्सिक्वेंस भी बहुत सारे होते हैं जो हम आगे देखेंगे। अब देखो ये जो बड़े डैम बनाए जाते हैं ना, इन बड़े डैम में जब पानी रोका जाता है तो आसपास में जितना भी एरिया होता है ना वो सारा सबमर्ज हो जाता है, दैट मींस उस पानी के नीचे डूब जाता है। तो आप देखो कितना तो फॉरेस्ट एरिया का लॉस हो गया और वहां पर जितनी स्पीसीज थी वो खत्म हो गई, वहां पर रहने वाले जो आदिवासी लोग थे उनकी जिंदगियां खतरे में चली गई। तो ऐसे में ये जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होते हैं, अर्बनाइजेशन के जो काम होते हैं, इनसे भी बहुत नुकसान उठाना पड़ता है जब हम एनवायरमेंट की मतलब फॉरेस्ट की बात करें। तो ये भी डिफॉरेस्टेशन को प्रमोट करता है। फिर आ जाओ छत्तीसगढ़ का रीजन, या आप कहीं पर भी उठा के देख लो, आज मिनरल्स के लिए फॉरेस्ट एरियाज को पहले क्लीन किया जाता है, फिर उनके नीचे की जो जमीन होती है उसमें से माइनिंग की जाती है और मिनरल्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। और जब मिनरल्स हो गए खत्म तो उस जमीन को एज इट इज छोड़ करके रवाना हो जाते हैं लोग, और पीछे से वो खड्डे के खड्डे रह गए। तो कहां पर तो वो फॉरेस्ट एरिया था और कहां पर वो खड्डे माइन के बन के रह गए। तो इसमें भी कितना ज्यादा फॉरेस्ट लॉस हो रहा है वो आप समझ सकते हो। तो ये भी एक कारण है कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, जिनकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन बहुत होता है। इसके अलावा ओवरग्रेजिंग, ये एक तो एक कॉमन टर्म है जो बार बार हम डिस्कस करते हैं, ओवरग्रेजिंग, कि अतिचारण, जानवर जो एनिमल्स हैं वो बहुत ज्यादा अगर पाले जाते हैं तो फिर वो वेजिटेशन का लॉस बहुत ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि वो तो कंज्यूम करेंगे। इसका मेन इफेक्ट देखने को मिल रहा है ट्रॉपिकल एरियाज में। ट्रॉपिकल का मतलब हो गया 23.5 नॉर्दर्न लैटिट्यूड, दैट इज नॉन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ में। इस वाले एरिया में
जो सब ट्रॉपिकल, एरिड और सेमी एरिड रीजन, जिसमें आप राजस्थान का पिक उठा सकते हो सीधा, कि राजस्थान के वेस्टर्न एरिया में आप देखो कि यहां पर एरिड क्लाइमेट प्रिवेल करती है, रेनफॉल है बहुत कम। डेजर्ट्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ना, तो वहां पर वेजिटेशन कितना कम है। रही सही में वहां पर जो नोमैडिक जो ग्रुप रहते हैं, जो कि घुमंतु प्रजाति के लोग हैं, उनके जो एनिमल्स हो उनको ग्रेजिंग करवाई जाती है, तो उससे भी वहां पर वेजिटेशन जो है उसका भी लॉस हो जाता है। तो ऐसे में डिफॉरेस्टेशन को प्रमोट करने में कहीं ना कहीं यहां पर रहने वाले लोग और उन लोगों के द्वारा जो एनिमल जो हस्बेंड्री को प्रमोट किया जाता है वो भी एक कारण है, तो ओवरग्रेजिंग। इसके अलावा दूसरे और कॉजेस की अगर बात करें तो लार्ज स्केल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है ज्यादातर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। इसका छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखें, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को आप यूं इस तरीके से, वही चीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड यहां पर आप बता सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यहां पर बीच में इक्वेटर बता दो 0 डिग्री। यहां पर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है जो कि रेन फॉरेस्ट है, थ्रू आउट ईयर यहां पे रेनफॉल रहती है, और एवरग्रीन फॉरेस्ट यहां पे मिलेंगे। अब क्या हो रहा है, यहां पर कुछ कमोडिटीज को प्रोडक्शन किया जा रहा है, ठीक है, जैसे रबर प्लांटिंग की हमने बात की पहले। रबर प्लांटेशन के लिए ट्रॉपिकल एरिया ही ज्यादातर प्रोमोट होता है, तो ऐसे में वहां पर क्या हो जाता है, पेड़ काट दिए जाते हैं, फिर वहां पर रबर की कल्टीवेशन। मलेशिया, इंडोनेशिया, जहां पर लिडांग के नाम से शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है वो तो है ही, बाकी पाम ऑयल को प्रोड्यूस करने के चक्कर में वहां पर डिफॉरेस्टेशन गजब के स्केल पे हो रहा है। और अभी रिसेंटली ब्राजील की अगर बात करें, जहां पर अमेजोन फॉरेस्ट लोकेटेड है, वहां पर भी बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है अगर फॉरेस्ट एरिया की हम बात करें। आगे हम इन चीजों को अच्छे से देखेंगे। इसके अलावा मिनरल्स का एक्सप्लॉइटेशन, रिवर बेड को एक्सप्लॉइट करना, लैंड को एक्सप्लॉइट करना, ओवर यूटिलाइज करना, ये कई कारण हैं जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। ये तो सारे के सारे हमने मैन मेड देख लिए। नेचुरल में क्या होता है, फॉरेस्ट फायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जंगलों में आग लग जाना, आपने ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स का नाम सुना होगा, जिसमें अगर ध्यान दिया हो तो जिसमें ये जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था, एक क्रिकेट सीरीज खेली गई थी जिसमें सचिन तेंदुलकर, वसीम अकरम, रिकी पॉन्टिंग ये सब खेल रहे थे। उसमें मेन मुद्दा था कि एक तो भाई क्लाइमेट चेंज को लेकर के अवेयरनेस फैलाना, क्योंकि क्लाइमेट को रेगुलेट करने में फॉरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पर जैसा कि हम बात कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन की, तो डिफॉरेस्टेशन क्लाइमेट चेंज को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो ऐसे में उसको रोकने के लिए अवेयरनेस, और जो बुश फायर लगी थी ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट में, उसके लिए एक फंड इकट्ठा करना, जिससे कि जितना लॉस हुआ बायोडायवर्सिटी का, उस लॉस को रीगेन किया जा सके। तो ऐसे में ये मैनमेड भी हो सकती है कि मान लो आदिवासी लोगों ने स्लैश एंड बर्न एक्टिविटी परफॉर्म की, जिसके चलते वहां पर आग लग गई। और फॉरेस्ट फायर जो है वो कई बार क्या होती है, नेचुरल भी होती है। जैसे बैम्बू प्लांट है, बैम्बू के ट्रीज हैं, वो अगर एक दूसरे से लगातार रगड़ खाएंगे तो इसकी वजह से वहां पर एक कहते हैं ना चिंगारी लग जाएगी, और वो चिंगारी फिर क्या काम कर देगी, आग का। तो ऐसे में भी कई बार क्या होता है कि फॉरेस्ट फायर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस अगर डिफॉरेस्टेशन की हम अगर बात करें तो। अब बात यह है कि अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है, इसमें जो अलग अलग कॉजेज देखे कि भाई क्या क्या कॉजेज होते हैं डिफॉरेस्टेशन के, उनमें अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आप यहां पर देख सकते हो कि स्मॉल होल्डर एग्रीकल्चर। इसका मतलब क्या हो गया, छोटे छोटे खेतों पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करने के लिए पैचेस क्लीन किए जाते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। एक तो पॉइंट ये हो गया। फिर दूसरे नंबर पे जो लॉसेज है वो हो रहे हैं ज्यादातर 20 to 25% कैटल पास्चर, दैट मींस ओवर ग्रेजिंग। इसका मतलब जो आदिवासी या ट्राइब्स हैं जिनके पास में उनके एनिमल्स होते हैं ना, वो ग्रेजिंग ज्यादा करते हैं, इसकी वजह से भी लॉसेज हो रहे हैं। तीसरा जो रीजन है लार्ज स्केल एग्रीकल्चर, ये आपको देखने को मिलेगा कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए, जो फॉरेस्ट एरिया उनको क्लीन करना और फिर वहां पर कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस करना जिससे कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, इसकी वजह से भी बहुत लॉस है। इसके अलावा लॉगिंग, इसका मतलब पेड़ों को काट करके और उनका एक्सपोर्ट करना उनकी वुड का, जिससे कि अच्छा मुनाफा कमाया जाए। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, कॉलोनियल पीरियड में आप अगर देखो तो हम हिमालय से अगर थोड़ा साउथ की तरफ आते हैं ना, तो तराई रीजन आता है। तराई रीजन वो होता है, जैसे तराई का नाम आप समझ गए, वेट एरिया है, जहां पर जो रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स, वो री इमर्ज होके निकलती है।
होता क्या है कि हिमालयन कोर्स में रिवर्स अपने साथ में बड़े बड़े बाउल्डर्स लेकर के आती है, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर। तो जहां पर ये बड़े बड़े पत्थर सेटल होते हैं ना, वहां पर रिवर क्या होती है, नीचे से फ्लो होती है, क्योंकि पत्थरों के नीचे बहुत स्पेस होता है, तो एक तरीके से डिसअपियर हो जाती है वो रिवर्स। पर एक एरिया के बाद में जब ये बाउल्डर्स का एरिया खत्म होता है ना, तब रिवर्स री इमर्ज होकर के हमें दिखना शुरू हो जाती है। उस एरिया को तराई रीजन बोला जाता है। और तराई रीजन जो था, इंग्लिश के यहां पे ब्रिटिशर्स के आने से पहले बहुत ही ज्यादा फॉरेस्ट था वहां पे, पर यहां पर उस नेचुरल वेजिटेशन को काटा गया अंग्रेजों के द्वारा और वहां पर प्रोमोट किया गया चिर पाइन, पाइन के जो पेड़ थे उनको लगवाया गया। और टारगेट क्या था कि रेलवे को ज्यादा हमें उनको प्रोमोट करना था। रेलवेज में आपको पता आजकल तो सीमेंट एंड कंक्रीट के जो स्लीपर्स आते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि रेलवे लाइन को सेटल करने के लिए जो स्लीपर्स लगते हैं, आजकल तो कंक्रीट सीमेंट के बनते हैं, पहले लकड़ी के लगते थे। और वो रेलवे डेवलप करने के लिए ही, रेलवे लाइन को बिछाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स को स्टैब्लिश करने के लिए ब्रिटिशर्स ने तराई रीजन में डिफॉरेस्टेशन कराया और वहां पर चिर पाइन की एक कैसे मोनोक्रॉपिंग को प्रमोट किया, जो कि वहां की वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो। मतलब मास डिफॉरेस्टेशन का एक बिहेवियर शुरू हुआ था। ऐसा केवल नॉर्थ इंडिया में नहीं और केवल इंडिया में ही नहीं, जहां जहां पर भी कॉलोनियल पावर्स पहुंची, जैसे अगर आप देखो नाइजीरिया, ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, वहां पर भी डिफॉरेस्टेशन में कॉलोनियल पावर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। क्योंकि ये एरिया कौन सा है, ये ट्रॉपिकल एरिया है। और ट्रॉपिकल एरिया में आपको पता है वेजिटेशन अच्छी खासी ग्रो करेगी, क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़िया है और रेनफॉल भी ठीक ठाक मिल जाएगा। तो ऐसे में वहां पर अपने कॉमर्शियल पर्पजेस को पूरा करने के लिए जो ये यूरोपियंस थे, इन्होंने डिफॉरेस्टेशन को प्रमोट किया। और आज रिजल्ट यह है कि हम इंडिपेंडेंट हो गए, तो भी कहीं ना कहीं वही टेंडेंसीज हमारी कंटिन्यू है। ठीक है, तो लॉगिंग जो थी वो क्या थी, पेड़ों को काटना और बड़े बड़े लट्ठों को ऐसे के ऐसे ट्रांसपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर देना, जिससे कि आगे फिर वो फर्नीचर के लिए या किसी और चीज के लिए यूज कर सकते थे। बाकी अदर यूसेज 5%। तो ये है डिफॉरेस्टेशन के मेन कॉजेज और उनका कितना कंट्रीब्यूशन है डिफॉरेस्टेशन में। अब इसके आगे अगर हम देखें तो हमारा सेकंड पॉइंट आता है, दैट इज कॉन्सिक्वेंस। भाई कारण तो हमने देख लिए, अब परिणाम क्या है। सबसे पहला परिणाम तो आप जानते ही हैं, दैट इज सॉइल इरोजन। भाई सीधी सी बात है, फॉरेस्ट एरिया खत्म होगा, ओवर एक्सप्लॉइटेशन फॉरेस्ट एरिया का आप कर रहे हो, तो भाई वहां पर जमीन जो है उसकी पकड़ जो बनती है ना, जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, उनकी रूट्स जो पकड़ बनाती है वो तो हो गई खत्म। अब यहां पर अगर वाटर फ्लो ढंग से हो जाए, फ्लड्स अगर आए या फिर अच्छी खासी एयर फ्लो हो जाए, विंड फ्लो हो जाए, तो उस केस में आप खुद देख सकते हो कि कितना सॉइल इरोजन प्रमोट हो जाएगा। रही सही में आज के टाइम पे फॉरेस्ट एरिया जितना ज्यादा श्रिंक कर रहा है ना, उतना ही ज्यादा ग्राउंड वाटर टेबल है वो भी डिक्लाइन कर रहा है। देखो होता क्या है कि जहां जहां पर भी फॉरेस्ट एरिया होता है ना, वहां पर ये टेंडेंसी रहती है कि वाटर पर्कोलेशन रेट है वो ज्यादा रहती है। वाटर पर्कोलेशन का मतलब क्या हो गया भाई, सीधी सी बात है, पेड़ की जो रूट्स हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखेगी और वहां पर रेनफॉल होगा, तो रेनफॉल का पानी क्या होगा, वहां से जल्दी से बहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट एरिया उसको चेक करेगा, जल्दी से फ्लो नहीं होने देगा, और रुका हुआ पानी तो फिर धीरे धीरे क्या करता है, पर्कोलेट। इसका मतलब ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। आज आपने अगर पेड़ हटा ही दिए तो ना तो यहां पर ये मिट्टी में पानी रुकने वाला है, अगर जिस तरफ स्लोप है तो वहां पर उल्टा वो पानी अपने साथ में मिट्टी को ओढ़ ले जाएगा। तो सॉइल इरोजन हुआ कि नहीं? रिजल्ट क्या है? सॉइल इरोजन और लैंडस्लाइड जैसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि हिमालयाज में, अरावली के सदर्न रीजन में, या फिर आप वेस्टर्न घाट में आप देखा करो कि गोवा में गांव के गांव ही मिट्टी के नीचे धस जाते हैं। अभी रिसेंटली अमेजॉन फॉरेस्ट एरियाज में भी देखे गए ऐसे इंसिडेंट। साउथ अमेरिका में बोलीविया जो कंट्री है, वहां पर भी इस तरीके के इंसिडेंट देखने को मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन की वजह से रेनफॉल पैटर्न है उस पर भी चेंज आता है। क्यों? क्योंकि देखो फॉरेस्ट जो है ना, वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब, जिसको हम वाटर साइकिल भी बोलते हैं, कि एक पानी जो कि ओशियंस में अवेलेबल होता है, हीट अप होने के बाद में इवेपोरेट होकर के, कंडेंसेट होकर के क्लाउड बनाता है और फिर वो रेनफॉल करता है। और रेनफॉल होने के बाद में कुछ पार्ट तो है वो तो चला जाता है किसमें, ग्राउंड वाटर के तौर पे, और बाकी है वो रन ऑफ करके रिवर्स में मिलके और फिर बाद में अल्टीमेटली ओशियन में। तो इसमें ग्राउंड वाटर वाला सेगमेंट डिस्टर्ब हुआ कि नहीं? तो ऐसे में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को भी बिगाड़ दिया। इसके अलावा जो टॉप सॉइल है, जो कि बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है, अब आप देखो सॉइल का जब आप
कभी भी आपने नोटिस किया हो, कभी आपने खड्डा खोदा हो या खड्डा खुदा हुआ नोटिस किया हो, तो आपने नोटिस किया होगा ऊपर ही ऊपर की जो मिट्टी होती है वो थोड़ी सी डार्क कलर की होती है, फिर हल्की सी लाइट, फिर नीचे वाली बिल्कुल लाइट। तो ऐसे में जो ऊपर ही ऊपर वाली जो डार्क कलर होता है ना, वो आता है उसमें ह्यूमस की वजह से। और ह्यूमस कंटेंट किसकी वजह से डेवलप होता है? वहां पर अवेलेबल वेजिटेशन की वजह से। वेजिटेशन जब अपनी पत्तियां या जो फोलिएज है, जो भी डेड मटेरियल है, वो जब मिट्टी में डालती है तो वो ही तो मिक्स होकर के एक सॉइल को डार्क कलर प्रोवाइड करती है, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। और वो ह्यूमस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर आप कहीं पर भी फर्टिलिटी की अगर बात करते हो तो। जब वेजिटेशन ही हमने नहीं छोड़ी तो टॉप सॉइल की क्वालिटी बिगड़ गई, और रही सही में वो टॉप सॉइल इरोड हो जाएगी, पानी के साथ में बह जाएगी। फॉरेस्ट है, सॉइल इरोजन को रोकते हैं, लैंड स्लाइड को रोकते हैं, और फ्लड इंटेंसिटी को और ड्रॉट्स को भी कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे में ये कॉन्सिक्वेंसेज अगर हमें बचाने हैं तो हमें फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना, विद फोकस करने की जरूरत है। अब एक तरफ तो हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं कि भाई फूड प्रोडक्शन को ज्यादा किया जाए, पर यहां पर जो है एक चीज ध्यान रखें आप कि कहीं पता पड़े कि फूड प्रोडक्शन के लिए ही तो हमने डिफॉरेस्टेशन किया, और डिफॉरेस्टेशन कहीं फूड इनसिक्योरिटी का कारण ना बन जाए। क्यों? टॉप सॉइल ही नहीं रहेगी तो फिर बाद में फर्टाइल सॉइल नहीं है, फर्टाइल सॉइल नहीं है तो कैसे आप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अच्छे से कर पाओगे? तो ये एक अपने आप में कॉन्सिक्वेंसेस हैं डिफॉरेस्टेशन के। इसके आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट आ जाता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कशन भी करेंगे हमारा। तो देखो बात ऐसी है, फॉरेस्ट एरिया जो पूरा आसपास के एरिया को पूरा रेगुलेट करके रखता है, वहां पर जब फॉरेस्ट एरिया लगातार रिड्यूस होगा तो सॉइल की कैपेसिटी भी तो कम हो जाएगी ना, वाटर होल्डिंग की। भाई सीधी सी बात है, मिट्टी को पेड़ पकड़ के रखेंगे तभी तो पानी रुकेगा। अब जब पानी नहीं रुक रहा है, मिट्टी नहीं रुक रही है, तो वो पानी कैसे वहां पर लगातार मेंटेन हो पाएगा? वाटर साइकिल आपने डिस्टर्ब करते हुए पहले देख लिया। सॉइल फर्टिलिटी है वो टाइम के साथ वैसे बिगड़ जाती है, और रही सही में जो भी वहां पर पेड़ पौधों की जो लीव्स है या जो भी लिटर है वो भी क्या है, डीकंपोज प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो ऐसे में सॉइल क्वालिटी बिगड़ गई। अब सॉइल क्वालिटी बिगड़ गई तो आप एक चीज बताओ कि जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस आप करना चाह रहे हो वो तो आपका लॉस हो ही गया, फ्लड्स, ड्रॉट्स ये कॉमन हो ही गए। और रही सही में फॉरेस्ट का जो मेन फंक्शन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, और अगर हम हमारे एटमॉस्फेयर की बात करें तो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस के तौर पे जिसका कंट्रीब्यूशन है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन को एब्जॉर्ब करने में आपको पता है फॉरेस्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि फूड की तरह इंटेक करती है और रिलीज करते हैं फॉरेस्ट फिर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की सप्लाई और कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन वो भी बिगड़ जाएगा, और ऐसे में फिर बाद में एनवायरमेंट में एटमॉस्फेरिक जो बैलेंस है गैसेस का वो तो बिगड़ गया। और रही सही में कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करती है, जिसमें आने वाली जो शॉर्ट वेव होती है, कहां से? सन से आने वाली जो शॉर्ट वेव रहती है उनको तो कार्बन डाइऑक्साइड पास होने देती है, तो वो तो जाकर के अर्थ सरफेस से टकरा जाएगी। पर अर्थ सरफेस से टकराने के बाद में जब वही एनर्जी एस्केप करेगी स्पेस की तरफ, तब कार्बन डाइऑक्साइड जाती हुई लॉन्ग वेव्स के लिए एक ओपेक मीडियम की तरह काम करेगी। ओपेक मीडियम का मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब एनर्जी को आना तो अलाउ करती है कार्बन डाइऑक्साइड, जाना अलाउ नहीं करती। तो ये हीट ट्रैप हुई कि नहीं यहां पे, और हीट ट्रैप हो गई, इसी वजह से क्या हो जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का जो इक्वेशन है वो लगातार बनता चला जा रहा है। तो आप खुद देख लो कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्लाइमेट चेंज अपने आप में बढ़ा कि नहीं। एक ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। इसके आगे अगर हम देखें तो दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस में, इसी में जो क्लाइमेट चेंज वाला है उसी को कंटिन्यू करें। एटमॉस्फेरिक प्रॉब्लम तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हिमालयन इकोसिस्टम की अगर बात करें तो भाई सीधी सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है तो जो स्नो लाइन है, स्नो लाइन का मतलब क्या होता है कि भाई माउंटेनस रीजन में जहां पर भी ये क्या बोलते हैं इसको, स्नो जहां पे है वहां वो पर्टिकुलर उसकी बॉटम लाइन, ठीक है, जहां से वेजिटेशन आनी शुरू हो जाती है, जिसके ऊपर पूरा जो पीक है माउंटेन का वो जो स्नो कवर्ड होता है, तो वो लाइन क्या होगी? स्नो लाइन। तो ऐसे में स्नो लाइन है, धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है ऊपर हाइट की तरफ। क्यों? टेम्परेचर राइज होगा तो नीचे की बर्फ सबसे पहले मेल्ट होगी, और ये मेल्ट अगर हो गई तो आपको पता है हमारे यहां पर या वर्ल्ड में जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं
उनको कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई या उनको जो पेरिनियल रिवर का जो बिहेवियर मिलता है, 12 महीने बहने वाली जो रिवर्स का बिहेवियर मिलता है, उसके पीछे ग्लेशियर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब टेम्परेचर ही इतना बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, तो ये ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे कि नहीं, और एक टाइम आएगा जब ये पेरेनियल रिवर्स, गंगा यमुना जैसी जो रिवर्स है, ब्रह्मपुत्रा जैसी रिवर्स, इंडस जैसी रिवर्स, ये कन्वर्ट हो जाएंगी सीजनल रिवर्स में, कि भाई बारिश आ गई तो पानी आ गया, नहीं तो ये भी खत्म हो गया। तो ऐसे में ये भी कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर देगा। रही सही में ड्रॉट्स का आना, सूखा पड़ना, ये भी एक कॉमन बिहेवियर देखने को मिलता है। आज तमिलनाडु से लेकर के हिमाचल प्रदेश जो कि कहां पर है, हिमालयन एरिया में लोकेटेड है, और दूसरी तरफ आपको पता है तमिलनाडु साउथ इंडिया में लोकेटेड है, वहां पर भी ड्रॉट्स के अलग अलग एपिसोड्स आते रहते हैं। चेन्नई कोस्टल सिटी, पानी की कोई कमी नहीं है, पर वहां पर जो फ्रेश वाटर है उसकी कमी देखने को मिलती है हर बार, और कई बार तो ऐसा रहता है कि वहां पर फ्लड्स आती हैं, केरला फ्लड्स आपने देखे होंगे। तो ये कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन का ही कारण है। वेस्टर्न घाट, अगर आप इंडिया का मैप देखो तो आपको पता है इस तरफ वाले एरिया में वेस्टर्न घाट लोकेटेड है, और वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, ठीक है। तो यहां पर डिफॉरेस्टेशन के चलते बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही है। एक तो फ्लड्स आती है हर साल केरला में, 2017 से लगातार, शायद पिछले साल का एक साल छूटा है, बाकी हर साल यहां पे बाढ़ आती है। बाढ़ की वजह से जो लोग अपनी बहुत मेहनत से जो भी डेवलपमेंट करते हैं ना, वो सब लॉस में चला जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि आज की हमारी एक्टिविटी सस्टेनेबल तो हम नहीं कह सकते, राइट। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ ध्यान दें तो ये वेस्टर्न घाट में जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं ना, डिफॉरेस्टेशन, तो उसकी वजह से यहां पर जो वेजिटेशन की और एनिमल्स की जो वैरायटी है ना, वो भी लगातार कोलैप्स कर रही है। तो इसके लिए आपको मैं नाम बता दूं, एक तो के कस्तूरी रंगन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, एक माधव गाडगिल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। तो माधव गाडगिल कमेटी ने तो क्या कहा था कि भाई वेस्टर्न घाट में जिस स्थिति में अभी है उसी स्थिति में उसको छोड़ दो, और लगभग वेस्टर्न घाट का 75% एरिया इकोलॉजिकल सेंसिटिव है और वहां पर कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। जबकि के कस्तूरी रंगन कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया माधव गाडगिल कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उनको ओवरकम करने के लिए। क्या गवर्नमेंट चाहती थी कि भाई कैसे भी करके वेस्टर्न घाट में जो माइनिंग है, जो डेवलपमेंट का काम हम कर रहे हैं, वो लगातार चलता जाए। अभी जो सरकार जो है वो माधव गाडगिल कमेटी की तो रिकमेंडेशन नहीं मानती, के कस्तूरी रंगन जिसने ये कह दिया कि हाँ आराम से आप डेवलपमेंट एक्टिविटी कर सकते हो, पर इसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल डिक्लाइन, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे कट रहे हैं वहां पर। तो ये भी डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत बड़ा नुकसान है। आपने अगर नाम सुना हो सिल्वर लाइन, केरला की सिल्वर लाइन, ये केरला के नॉर्दर्न रीजन से सदर्न रीजन को कनेक्ट करने के लिए सीधी स्ट्रेट लाइन है, जो कि इस वेस्टर्न घाट वाले एरिया से पास हो रही है। तो उसको लेकर के एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो है वो लगातार ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि भाई हमें जरूरत नहीं है डेवलपमेंट की, हमें आसानी से तरीके से जीने दो। क्या सरकार ने अभी तक ये बात भी नहीं सीखी कि पिछले 3-4 सालों में कितनी बाढ़ आ चुकी है। तो ऐसे में ड्रॉट्स, फ्लड्स ये बहुत कॉमन हो गए हैं इंडिया में, ठीक है। इसके आगे अगर देखें वाइल्ड लाइफ का लॉस साथ साथ में बता ही रहा हूं मैं आपको, और साथ में जो इंडिजिनस लोग रहते हैं जो कि फॉरेस्ट एरियाज पे डिपेंडेंट होते हैं, उनकी लाइवलीहुड पर भी कितना असर होता है कि नहीं। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या ऑब्जेक्शन है, यही तो है ना कि यार आप तो डेवलपमेंट के नाम पे सब कुछ कर लेते हो, पैसा कमाने वाले लोग बाहर के होते हैं, और बोले पानी जब रोकते हो बड़े बड़े डैम्स में तो आसपास का एरिया पूरा डूब जाता है पानी में, और फिर उसका नुकसान बोले हमें उठाना पड़ता है, हमें घर छोड़ के जाना पड़ता है। तो ऐसे में जो इंडिजिनस लोग होते हैं, लोकल्स होते हैं, उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है अगर हम डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाता है देखो कि वर्ल्ड वाइड कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनमें ये असर ज्यादा देखने को मिल रहा है डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, क्लासेस एक सिंगल स्ट्रेच में इसलिए खींच रहा हूं क्योंकि टारगेट है ना अपना विद इन 1 ईयर सिलेबस कवर करना। तो ये टॉपिक अगर वाकई में अगर नोट्स लिखा करके अगर मैं करूंगा तो आराम से ये डिफॉरेस्टेशन और ये कितना टाइम ले सकता है आपको भी पता है, पर एक एक घंटे में हमने लगभग 3-3 घंटे का कंटेंट है ना वो कवर कर लिया है, क्योंकि लिखा हुआ आपके पास में है, सीधा पीडीएफ आपसे शेयर हो जाती है, तो बहुत जल्दी कवर होगा अपना सिलेबस इस तरीके से। बस मैं जो बताए जाऊं वो चीजें करते रहना, ठीक है। तो प्राइम हमारा टारगेट है कि 1 से 1.5 महीने में मैं आपका प्रीलिम्स का सिलेबस कवर करा दूं, 1.5 भी नहीं तो कम से कम 2-2.5 महीने में तो कवर कर ही लें अपन, ठीक है ना। एकदम एग्रेसिव मैनर में पढ़ाई करनी है अपने को, राइट। खैर आ जाओ इधर वापस से।
अगर हम डिफॉरेस्टेशन के इंपैक्ट की या असर की बात करें तो वर्ल्ड के कौन कौन से कंट्रीज में ज्यादा असर है, तो देखो ज्यादातर हमें देखने को मिलेंगे इक्वेटोरियल जो कंट्रीज हैं उनमें। तो जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन की ये एजेंसी है, उसने रिपोर्ट जो पब्लिश की है उसके हिसाब से अगर देखें तो लगभग 1990 से लेके अभी तक 6 मिलियन हेक्टेयर जमीन जो थी उस पे डिफॉरेस्टेशन हो चुका है। मतलब किसके लिए? एग्रीकल्चर पर्पज के लिए पूरे जंगलों को काट दिया गया और वहां पर अब खेती होती है। और मेजरली वो कौन से एरिया में लोकेटेड है? ट्रॉपिकल डोमेन। इसका मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके बीच में लोकेटेड। और इसमें अगर देखो वर्ल्ड वाइड तो 3 इंपॉर्टेंट रीजन है, वहां पर ज्यादा इस तरीके की एक्टिविटीज हो रही है। एक तो अमेजोन फॉरेस्ट, एक है इंडोनेशिया और बोर्नियो वाला एरिया, और एक है अफ्रीका। अमेजोन फॉरेस्ट की अगर बात करें तो अमेजोन फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है? लंग्स ऑफ द प्लेनेट। यहां पर जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ऐसे में हमें जो लाइफ गिविंग जो गैस है वो अवेल होती है। पर हमारे यहां पर क्या हो रहा है? अभी डेवलपमेंट के नाम पे, इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट के नाम पे लगातार इन अमेजोन फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बिल्कुल भी घटने में हम कहते हैं ना कैपेबल एनफ नहीं हो रहे हैं। आईपीसीसी की रिपोर्ट्स अगर हम देखें तो वो क्या कहती हैं कि आने वाले टाइम में जो टारगेट लिया हुआ है ना, देखो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 ऑर्गेनाइज हुई थी पेरिस में, और उसमें टारगेट लिया गया था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था ना, उसके पहले जितना टेम्परेचर था उसके कंपैरिजन में 2100 आने से पहले हमारा टारगेट है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले का जो टेम्परेचर था उसके कंपैरिजन में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज्यादा ना बढ़े। और कोशिश ये की जाएगी कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर अंदर ही हम कवर कर लेंगे। बाकी सच्चाई ये है कि ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड तो बढ़ चुका है, जबकि केवल 20 साल बीते हैं अभी इस 21st सेंचुरी के। अभी तो 80 साल का टाइम बाकी है भाई 2100 के साल तक पहुंचने में। तो ये 1.5 तो छोड़ो, ये 2 डिग्री तक भी बचा लोगे तो ये वही बहुत बड़ा चैलेंज है। आईपीसीसी अपनी तरफ से इस तरीके के मतलब अपनी रिपोर्ट देती है, इसके बारे में हमने बहुत डिस्कशन किया है, आप फॉलो किया करो। मैं बार बार बोलता हूं आपको, जो हमारा करंट अफेयर का सेशन होता है 2 वीडियोस में, चाहे 2x स्पीड पे करके देखो, खत्म कर लो, चाहे आप उसको जल्दी से, पर फॉलो जरूर किया करो। क्योंकि जब आप स्टैटिक पोर्शन को करंट से कनेक्ट करोगे ना तो एक अलग ही टेस्ट आएगा। ठीक है ना, समझ में भी आएगा कि क्या रेलेवेंस है। ठीक है, क्योंकि टॉपिक अच्छे से समझ में आना चाहिए, मेरा ही मानना है। ओके जी, तो ऐसे में लंग्स ऑफ प्लेनेट अमेजोन फॉरेस्ट लगातार घटते चले जा रहे हैं। उसका नुकसान आपको पता है, कॉन्सिक्वेंसेज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अमेजोन फॉरेस्ट अंडर थ्रेट है और 1960 से लेकर अभी तक लगभग 7,60,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है फॉरेस्ट एरिया वो खो चुका है, मतलब वहां पर डिफॉरेस्टेशन हो चुका है। इसके आगे इंडोनेशिया की अगर बात करें तो वहां पर पाम ऑयल की खेती को ले चक्कर में लगभग 9 मिलियन हेक्टेयर जमीन पे डिफॉरेस्टेशन किया जा चुका है 1990 से 2012 के बीच में। अब आप देख लो, और अभी तो और भी ज्यादा हो चुका होगा। ठीक है ना, तो ये क्या शो करता है कि लालच जो है वो गड़बड़ कर रहा है। गांधी जी वाला कोट आ जाता है यहाँ पे कि भाई एक इंडिविजुअल का लालच है वो सबको परेशान कर सकता है, और ऐसा ही कुछ हो रहा है। अब यहां पर आप देख सकते हो अमेजोन फॉरेस्ट में ब्राजील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, ये सारे के सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो डिफॉरेस्टेशन का इंपैक्ट ब्राजील में सबसे ज्यादा है, पेरू में मोर और लेस मेंटेन्ड है, बोलीविया में डिक्लाइन हो रहा है, कोलंबिया में, इक्वाडोर में इनमें स्टेबल है, पर ब्राजील में जो डिक्लाइन हो रहा है ना वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये अपने आप में क्या शो करता है कि हमारे जो प्लेनेट के लंग्स हैं उनको ही हम नहीं बचा पा रहे हैं, और लंग्स नहीं बचने का मतलब तो आपको पता है क्या नुकसान हो सकता है, कैंसर जैसी बीमारियां। यहां पर आप देखो इसमें, इस वाले मैप में ये है आपका इक्वेटर वाला रीजन, और यहां से आप लमसम यूं खींच लो, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इतना ही नीचे लमसम यहां पे आ जाओ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहां पर आप देखो इस एरिया में ये है ट्रॉपिकल एरिया, इस एरिया में आपको डिफॉरेस्टेशन बहुत हद तक मिलेगा। तो एक तो हमने बात की कहां की, ये रहा अमेजोन फॉरेस्ट एरिया, ब्राजील, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला,
यहाँ पे सूरीनाम और वो कई नाम आते हैं, फ्रेंच गुयाना, गुयाना, वो आ गए। ये सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज, यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से लॉसेज हो रहे हैं। और यहाँ पर हो रहा है पाम ऑयल का प्रोडक्शन। कौन सा? इंडोनेशिया, ये बोर्नियो, ये वाला आइलैंड है बड़ा, ठीक है, ये सुमात्रा आइलैंड है, ये जावा आइलैंड है इंडोनेशिया के, ठीक है ना। तो ऐसे में यहाँ पर मलेशिया और इंडोनेशिया में पाम ऑयल की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करने के चक्कर में यहाँ के जो फॉरेस्ट एरिया है उसको डिफॉरेस्ट किया जा रहा, काटा गया है। इसके अलावा ये तो कमोडिटी ड्रिवन है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोड्यूस की जा रही है, दैट मींस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के चलते यहाँ पर लॉसेज हो रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया में फॉरेस्ट लॉसेज। इसके अलावा शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से आप देख सकते हो सेंट्रल अफ्रीका, और ये थोड़ा सा इधर ब्राजील में भी हल्का फुल्का एरिया है, बाकी इंडिया में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको मिल जाएगा। अर्बनाइजेशन, ये आप देख सकते हो नॉर्थ अमेरिका में प्रेवलेंस है कि अर्बनाइजेशन की वजह से डिफॉरेस्टेशन, इधर ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में भी आप देख सकते हो। इसके अलावा वाइल्ड फायर का देखो प्रेवलेंस कहां पर है, साइबेरियन रीजन, यहां पर आप देख सकते हो, इधर कनाडा अलास्का वाले एरिया में, ये वो एरियाज हैं जहां पर वाइल्ड फायर लग रही है। आप देखो कि क्लाइमेट चेंज का कितना इंपैक्ट है कि पोलर एरियाज में जो वेजिटेशन है वहां पर आग लग रही है कि नहीं। तो ये एक मैप हमें शो करता है कि वाकई में कितनी ग्रेव सिचुएशन अभी चल रही है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। अब देखो बचाया कैसे जा सकता है, बचाने के लिए एफर्ट्स चल रहे हैं, जिसमें एक तो इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन रिसर्च ICR, ये एक इकोलॉजिकल ग्रुप है यूएसए का, वो यूनेस्को के साथ मिलकर के और इस तरीके के प्रोग्राम चला रहा है जिससे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रमोट हो सके। यूनेस्को का एक प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है ना, जिसके अंडर में हमारे यहां पर भी रिकॉग्निशन मिलता है बायोस्फीयर्स को, ठीक है। बायोस्फीयर जहां पर आप एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स और वाइल्ड प्लांट्स, मतलब फ्लोरा एंड फोना को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोविजन करते हो, एक एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर देते हो और उसको इंटरनेशनली रिकॉग्निशन दिया जाता है यूनेस्को के मैब प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। इससे संबंधित हम और थोड़ा डिस्कशन करेंगे आगे कभी, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल तो इतना ही देखना है हमें, यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम और यूएसए का इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन रिसर्च, ये दोनों मिलकर के जो एक इकोलॉजिकल प्रोग्राम है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। साथ में एफर्ट्स हमें करने चाहिए कि जो अभी जंगल बच रहे हैं ना, कम से कम उनको तो बचाया जाए। उनको बचाने के बाद में हमें यह देखना होगा कि अगर फॉरेस्ट हम काटना ही चाहते हैं तो उसके लिए आप साइंटिफिक या जुडिशियस मेथड यूज करो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उन ट्रीज को कट करो जो मैच्योर है। मैच्योर का मतलब कि भाई अब उनकी लाइफ एंड हो चुकी है, अब उनको काट लिया जाए तो कोई नुकसान नहीं है। मतलब अभी जो ग्रोइंग है या यूथ एज में जो ट्रीज हैं आप उनको मत काटो, ठीक है। दूसरा, अनवांटेड ट्रीज, ऐसे ट्रीज को मत काटो जिन ट्रीज से आपको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब एक सेलेक्टेड मैनर में आप अप्रोच रखो, ठीक है। इसके आगे कि जितनी भी वेस्टलैंड है, वेस्टलैंड का मतलब हो गई वो एरियाज जहां पर आप देख सकते हो कि या तो रॉकी एरिया है या बैरन लैंड है, तो वहां पर आप इन चीजों को प्रमोट कर सकते हो। क्या? एफॉरेस्टेशन, मतलब उन बैरन लैंड वाले एरिया में आप जंगल और लगाओ, फॉरेस्ट एरिया और डेवलप कर दो। तो ये कुछ अप्रोचेज हैं। इसके आगे अगर हम देखें तो रेमेडियल मेजर्स कि क्या सॉल्यूशन और हो सकते हैं, वो भी इसी में ऐड कर सकते हो। एफॉरेस्टेशन वाला हो गया, या फिर जो पेड़ पौधों में जो वाइल्ड फायर है उसको भी रोकना चाहिए हमें। इसके अलावा दूसरी अगर हम देखें तो प्लांट डिजीज है उसको भी रोकना चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट एरियाज में कोई प्लांट डिजीज फैली हुई है, उसको अगर हम टाइम पे डिटेक्ट नहीं करेंगे तो वो वैसे फॉरेस्ट एरिया को पूरा लॉस में ला देगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिस्करेज करने की जरूरत है क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे लॉसेज हो रहे हैं, हमने देखा। और जो लोकल लोग हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिसके लिए आप जानते हो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जैसे चल रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट और लोकल जो लोग हैं वो साथ मिलकर के काम करते हैं। तो इस तरीके के रेमेडियल मेजर्स भी हमारे पास में अवेलेबल है, इनको भी फॉलो करने की जरूरत है। इसके आगे अगर देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। अभी तक तो हमने वर्ल्ड लेवल की थोड़ी बहुत बातें हमने की थी, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया जा रहा है। देखो हमारे यहाँ पर दो सर्वे काम करते हैं, एक तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एक जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यहां पर तो एनिमल्स पे फोकस रहेगा, यहां पे फ्लोरा पे। तो इनका काम क्या है, प्रॉपर सर्वे करना, डेटा कलेक्ट करना। और ये जब ये डेटा कलेक्ट हो जाता है तो आप अच्छी स्ट्रेटेजी या अप्रोच बना सकते हो कि हमें कितना क्या एफर्ट्स लगाने हैं जिससे कि
ये जो डिफॉरेस्टेशन का काम हो रहा है उसको रोका जा सके। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट पार्लियामेंट के द्वारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 भी पारित किया हुआ है, जिसके बेसिस पे जो बायोडाइवर्सिटी है, जितने भी फ्लोरा एंड फोना है, उनको बचाया जाए। और इसी एक्ट के बेसिस पे एक बायोडाइवर्सिटी रूल्स भी नोटिफाई किए गए थे 2004 में, जिनको फॉलो करते हुए बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा कोई भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे यहां पर होता है ना, तो वहां पर कंसेंट लेने की जरूरत है। कंसेंट फॉर स्टैब्लिशमेंट मतलब कि जहां पर भी आप इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हो, वहां के लोगों का कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनसे अप्रूवल लो। कंसेंट टू ऑपरेट, अगर आप फैक्ट्री लगा रहे हो तो भी अप्रूवल लो, और अगर आप ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो भी अप्रूवल लो, गवर्नमेंट से भी और जो लोकल इंडिविजुअल्स हैं उनसे भी। इसके लिए देखो वाटर पॉल्यूशन एक्ट, ठीक है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। इसके अलावा एयर जो पॉल्यूशन एक्ट है, जिसको एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। ये ऐसे एक्ट्स हैं जिनके बेसिस पे कुछ अथॉरिटीज भी स्टैब्लिश की हुई है, और वो अथॉरिटीज मॉनिटरिंग करती हैं कि कहीं पे कोई इन लॉज को ब्रीच तो नहीं कर रहा है, जिससे कि जो भी एनवायरमेंटल लॉसेस हो सकते हैं फ्यूचर में उनसे बचा जा सके, जैसे कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, तो ऑपरेशन को मॉनिटर करते रहते हैं ये। इसके अलावा एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट 2006 का ये एक्ट है, इसमें भी क्या किया जाता है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट लगाते हो तो उसकी वजह से कितना इकोलॉजिकल हार्म हो सकता है, तो उसके बारे में असेस करना, और जितना एनवायरमेंट को लॉस पहुंचाओगे उसका कंपनसेशन उस फैक्ट्री ओनर से लेना, ठीक है। तो ये चीजें की जाती है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट एक्ट 2006 में। साथ में अच्छी बढ़िया क्वालिटी की टेक्नोलॉजीज यूज करो, जिससे कि एनवायरमेंट फुटप्रिंट्स को आप रिड्यूस कर सको। फ्यूल क्वालिटी, फॉसिल फ्यूल की बजाय हम किस पे चले जाएं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर जाएं, या क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर जाएं, तो ये अच्छी बात होगी। इसके अलावा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये देखो 1988 में उड़ीसा से शुरू हुई थी। इसमें क्या है कि जो लोकल लोग होते हैं ना, ट्राइब्स, उनके साथ में गवर्नमेंट ऑफिशियल मिलके काम करते हैं, काम रहता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है। तो इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोकल कम्युनिटी के साथ मिलके काम करता है, तो ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल हो गया कि फॉरेस्ट को डेवलप करने में लोकल कम्युनिटी का साथ लिया, तो उनकी लाइवलीहुड भी कितनी अच्छे से सेफ हो गई, सस्टेनेबल हुआ कि नहीं डेवलपमेंट कंटिन्यू चलते हुए। इसके अलावा जो सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं, जैसे हम पीपल की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं, बेनाइन ट्री की, तो इसी तरीके से अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से जो नेचुरल वेजिटेशन है उनकी पूजा की जाती है। तो ये भी एक मेथड है कि आप जो है वो पेड़ पौधों की पूजा करो, प्रकृति की पूजा करो, तो आप क्या कर सकते हो, जो डिग्रेडेशन हो रहा है फॉरेस्ट एरिया का उसको बचा सकते हो। तो ये कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए भी जा रहे हैं। इसके आगे अगर देखें तो हमारे यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी चल रही है, जिसका नाम यहां पर देख सकते हो, दैट इज नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। इसमें आप देखो यहां पे 1 सेकेंड, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया 1952 में फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, और इसमें टारगेट क्या था कि कैसे भी करके हमें हमारा जितना ज्योग्राफिकल एरिया है, इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है अराउंड 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, बोला इसका कम से कम 33% एरिया पे हमें फॉरेस्ट एरिया डेवलप करना है। तो इसके लिए क्या होगा कि जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ज्यादा हो रही है फॉरेस्ट एरियाज में उसको रोका जाए, बस चीजें वही रिपीट हो रही है, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया को आप क्लासिफाई कर दो, जैसे नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, और क्या बोलते हैं बायोस्फीयर हो गए, इनके तौर पे आप डिक्लेयर कर दो, जिससे कि ह्यूमन एक्टिविटीज को फॉरेस्ट एरियाज में आप रोक सको, कंट्रोल कर सको। इससे क्या होगा, जो डिफॉरेस्टेशन के जितने भी डर हैं उनसे हम बच सकते हैं, ठीक है। एनिमल के जो लिए जो फॉडर है उनकी सप्लाई के लिए आप कुछ ऑप्शंस दूसरे एक्सप्लोर करो, या अगर जंगलों पे फिर भी डिपेंड रहते हो, फॉरेस्ट एरियाज पे डिपेंडेंट रहते हो, तो आप उन्हीं चीजों को यूज करो जो कि वहां पर इजीली अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि आपने वहां पर ओवर ग्रेजिंग कर दी और फॉरेस्ट एरिया को खत्म कर दिया। तो इस तरीके से फॉरेस्ट एरिया को बचाना जरूरी है, डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो